हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखो, आपकी छुट्टियां ख़त्म हो गई न्यू ईयर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और आपके दिमाग में इस टाइम टेंशन भी होगी। जिन स्कूल्स में पेपर अभी तक नहीं हुए उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है तैयारी करने का। तो आपके सामने एक और क्लास 7 का साइंस का पेपर है जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है रिवीजन करने का पेपर्स के थ्रू। देखो, हम पेपर सोल्व करते हैं तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच भी पता चल जाती है। और जब पेपर को सोल्व करने की अप्रोच पता चलती है तो हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो कितनी सारी चीज़ एक साथ हो जाएंगी, ये तीनों चीज़ कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपने सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले क्लास 7 का ये PT2 का एग्ज़ाम में आ चुका पेपर है जो कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो क्लास 7 के हमने सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर और इसके साथ रियल पेपर जो आ चुके हैं, रियल एग्ज़ाम पेपर जो आ चुके हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अब इन सब को देखने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। मैंने वहाँ पर सबकी PDF प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन विद एवरी एंड ईच डायग्राम और ग्राफ, या जितने भी आपके ग्राफ हो गए, फिगर हो गए, मैप्स हो गए, इन सब के साथ PDF अपलोड कर दिए। तो जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे और आपके पास टाइम कम है पेपर के लिए तो आप सारी PDFs निकाल सकते हो और आप कम समय में सब कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन A हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना, भले ही आगे पीछे आए पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे ही आएंगे पेपर में। देखो, क्वेश्चन पेपर का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर जानना चाहता है क्या ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, क्या इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुड कंडक्टर और इंसुलेटर आपको पता होना चाहिए। देखो, कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है, लेके जाए, पास होने दे अपने अंदर से। और इंसुलेटर वो होता है जो अपने अंदर से पास ना होने दे। ठीक है, तो इसी के साथ आप देखो कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, वुड, प्लास्टिक, कॉपर और ग्लास। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट किस, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होगी वहीं से हीट होगी। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो, हीट और कॉपर के अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी पूछा होता तो और हीट भी पूछा है अगर, तो आप देखो मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटल्स कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वुड, प्लास्टिक, ग्लास पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज व्हेन द बॉब मूव्स। तो देखो, पेंडुलम क्या, बॉब क्या है, बेसिकली ये एक स्टिक आपने देखी होगी, काफ़ी सारी पेंडुलम वॉच में टंगा होता है और ये इस तरफ घूमता है और ये ऐसे बार बार ये साइकिल बनाता है, बार बार ऐसे। तो ऊपर घड़ी चलती रहती है, ये घूमता रहता है, बॉब घूमता रहता है पेंडुलम शेप में। तो पेंडुलम की वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो आपसे पूछा गया है ना। वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन साइड टू मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन टू वन एक्सट्रीम, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एंड बैक, नन ऑफ दीज। तो देखो, एक ऑसिलेशन तब होती है जब पेंडुलम एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है, और वापस पहली एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए और यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाए। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया एक्सट्रीम पोजीशन तक और वापस यहाँ तक ही आ गया। तो ये इसका एक साइकिल हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एंड बैक। तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एंड बैक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं, रूमिनेंट्स वे जानवर होते हैं जो खाना पहले निगलते हैं फिर उसे दोबारा मुंह में लाकर चबाते हैं। ठीक है, च्यू करते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल देखते हो आप, काउज एंड बफेलोज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, काउज।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच कंपोनेंट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सा कंपोनेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना क्या जी सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद फिफ्थ पर आते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू सॉइल कोल्ड। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू सॉइल कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको? जब पानी का मिट्टी में अंदर जाना क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। जब रेन वाटर ज़मीन के अंदर जाता है तो उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। याद रखना हमेशा, पानी आया बारिश का और वो मिट्टी के अंदर सोख हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। आपको पता है, हमेशा याद रखना, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आर में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। और किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गया? किलोमीटर पर आर। और ये क्या बन गया? मीटर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड। तो मीटर पर सेकंड, सेकंड पर मीटर, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर मिनट। तो किलोमीटर पर मिनट स्पीड की यूनिट है, ठीक है। मीटर पर सेकंड, ये भी ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या है? टाइम। सब में ऐसे ही होना चाहिए। ये क्या है? डिस्टेंस की यूनिट। ये क्या है? टाइम की। ये क्या है? डिस्टेंस की। ये क्या है? टाइम की। लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों। सेकंड क्या है? टाइम की। और मीटर क्या है? डिस्टेंस की। उल्टा हो गया तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सेक्शन बी। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आपको सिंपल बताने हैं। ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड इन द सेम वे। सभी एनिमल्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं एक ही तरीके से। ये बिल्कुल गलत बात है। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा याद रखना। तो ये क्या है? ये अपने आप में फॉल्स बात लिखी है, बच्चे ने सही कर रखा है। ये क्या है? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज मिनट। तो एक्सआई यूनिट ऑफ टाइम इज मिनट। इज इट ट्रू? फॉल्स। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, ये है आपकी, यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। और सही आंसर क्या है? मिनट की जगह सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन 3, डार्क सरफेस रिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द हीट। डार्क सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द हीट को। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है, वो एब्जॉर्ब करती है। ये बच्चे ने गलत लिख रखा है, फॉल्स आंसर है आपका। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एल्वियोली हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड बाय ह्यूजेंस। तो ह्यूजेंस बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही ये इन्वेंट की थी। क्वेश्चन 6 कहता है, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर। तो वाटर साइकिल हेल्प करती है रिप्लेनिशिंग, ग्राउंड वाटर को साफ करने में वाटर साइकिल हेल्प करती है। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने। पहला क्वेश्चन पूछता है, द कंपोनेंट्स इसेंशियल फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी एसेंशियल कंपोनेंट है, उनको बोलते हैं हम ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर कॉल्ड। देखो हमारी इंटेस्टाइन अंदर से ना इस तरह की होती है, और इसके अगर अंदर जाऊं मैं तो मान लो ये इंटेस्टाइन का रास्ता जा रहा है, तो इसके अंदर ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच से खाना जाता है, और खाना इसके बीच में फंस के ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसको खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकाल लेती है और बाकी वेस्ट आगे भेज देती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर क्या आ गया? प्रोटीन। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हमारी बॉडी के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, डैश मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम।
तो ये क्या है, देखो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। कोई भी डिस्टेंस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर दोबारा से समझाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो एक गाड़ी है, और वो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर टाइम में जाती है, 1 घंटे में, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक 1 घंटे में, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में, और ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, और ये भी 1 किलोमीटर है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम में, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यही पूछा गया है कि डैश मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जब भी ये 2 शब्द दिखाई दे तो यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। 5th कहता है द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, अभी तो बताया इनफिल्ट्रेशन, पिछले क्वेश्चन में भी था। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीथिंग। ये बहुत देखो, हर क्वेश्चन ना, मैंने इतने क्वेश्चन पेपर कराए हैं, आप मेरी बात पर विश्वास रखो कि जो क्वेश्चंस यहाँ करा रहे हैं ना, सिर्फ उसका पैटर्न बदलता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको क्वेश्चन नंबर पेपर में 2 मिल जाएगा। इस तरह से आपको आगे पीछे मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम मिलेंगे, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, और लिमिटेड सिलेबस है तो आपको लिमिटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे, किताब से बाहर तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रोल क्या है डायफ्राम का ब्रीथिंग में। तो इनहेलेशन, डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। देखो जब लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, डायफ्राम जब नीचे जाता है, एक तरह से मान लो कि ये एक गुब्बारा है। ठीक है, ये दो गुब्बारे हैं। अब इनको फूलना है, इतना बड़ा होना है। ठीक है, तो ये स्पेस, इस स्पेस को घेरेंगे और फिर इनको सुकड़ना है, तो ये स्पेस खाली हो जाएगा। तो इन जहाँ पर डायफ्राम अगर होगा वो हट जाएगा, तो उसके सुकड़ने और उसके एक्सपेंड होने को ही डायफ्राम का काम है। वो किसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में काम करता है। तो आंसर आप लिखोगे दी diaphragm helps in breathing by moving downward during inhalation and upward during exhalation helping the lungs to expand and contract। ठीक है, लंग को एक्सट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है, सुकड़कर और खुलकर, नीचे और ऊपर जाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10th का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11th पर आते हैं। 11th बोलता है कि अ रनर कंप्लीट्स 100 मीटर्स इन 12.5 सेकेंड्स। एक रनर है जो कि 12.5 सेकंड में 100 मीटर कवर करता है। व्हाट इज़ द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो आपको स्पीड बतानी है। देखो स्पीड का फॉर्मूला है, ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ये तो हमेशा याद ही रखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद आपने देखा डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, टाइम कितना है 12.5 सेकेंड्स, ये आपकी स्पीड आ गई। तो आप कैसे करेंगे, पॉइंट हटा देंगे एक और नीचे 0 आ गया, मतलब 10 आ गया, और ये जब ऊपर जाएगा, नीचे से सबसे ऊपर गया, तो 100 × 10 डिवाइड बाय 125 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट हट गया तो 125 बन गया। तो ये कैसे लिखेंगे, 1000 डिवाइड बाई 125, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो 5 2 ज़ा 10, तो 200 ऊपर आ गया, 0 दोनों 0 एज इट इज़, और 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 25, 25 को 8 से कर देंगे तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। इसको आसान तरीके से देखते हैं थोड़ा आपके लिए। तो हमारे लिए स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपने 100 रखा और टाइम आपका 12.5 सेकेंड्स था, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आप एक चीज़ देखो कि 100 के नीचे कुछ नहीं है, 100 को हम 1 लिख सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 1, और 12.5 को हम डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 12.5 को हम अगर पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हमने 100 डिवाइड बाई 1 को पूरा 12 पॉइंट हटा दिया, 125 डिवाइड बाई 10 हो गया। अब देखो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाती है और ये बीच वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया 100 × 10 और ये बीच वाली वैल्यू 1 × 125। अब आप देखो आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 25 होता है 125 और 5 2 10 हो गया। तो 2 की 100 से मल्टीप्लाई करने पर 200 आ गया, नीचे 25 आ गया, ठीक है। अब 25 8 होता है 200, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11th कंप्लीट हुआ, 12th पर आते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि एक तरह से आपको समझने में आसानी हो कि एवरेज स्पीड क्या है, जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है टोटल टाइम में वही एवरेज स्पीड होती है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड। और इसको लिखेंगे कैसे, लिखते हैं एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th हमारा कंप्लीट, मतलब 12th हमारा कंप्लीट। ये नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है। 12th कंप्लीट, 13th पर आते हैं। व्हाट इज़ द रेडिएशन, गिव वन रियल लाइफ एग्जांपल। रेडिएशन क्या होती है और उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताना है। देखो हमेशा याद रखना, रेडिएशन एक जैसे हीट ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम, इसी तरह से रेडिएशन काम करती है। जैसे हीट अपने आप में क्या, एक हीट ट्रांसफ़र हो जाती है विदाउट एनी मीडियम। एग्जांपल के तौर पर हीट फ्रॉम सन रीचिंग अर्थ, हीट फ्रॉम सन रीचिंग अर्थ, ठीक है। तो फाइनली ये एक रेडिएशन का एग्जांपल है। तो रेडिएशन बेसिकली इज़ दी ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफ़र होना। जैसे कि आप देखते हो, मान लो आपने देखा ये सूरज है, ठीक है, और इसके और अर्थ के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, ये अर्थ है, ये आपका मून है। तो यहाँ के बीच में कुछ नहीं है। तो ये जो सन से हीट आ रही है बिना किसी मीडियम के, ये चारों तरफ को जा रही है, अर्थ तक भी आ रही है। तो ये क्या है, ये रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यही हमने लिखा कि रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, और एग्जाम्पल क्या है, हीट फ्रॉम द सन। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, व्हाट इज़, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 पर आते हैं, सेक्शन डी, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलम, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम तक मैचिंग करनी है। तो आपके सामने कंडक्शन, कन्वक्शन, रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, ये कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड प्रोसेस हैं। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं वो देखना है आपको, ये है क्या अपने आप में। देखो, कंडक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड, तो ये पहला आपका इसके सामने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। ये ब्लू से कर देते हैं हम, थोड़ा और लाइट कर देते हैं, और थोड़ा कौन सा कलर दिखाई देगा, येलो, येलो और थोड़ा मोटा, ठीक है। तो कंडक्शन, हाँ, कंडक्शन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स। देखो, जब आप लोहे के पैन को गर्म करते हैं और नीचे से गर्म होके वो ऊपर की तली तक गर्म हो जाता है, नीचे आग लगाई आपने और वो ऊपर भी गर्म हो गया, तो इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ हीट मटेरियल के थ्रू पूरा ट्रांसफ़र हो गई, नीचे से ऊपर तक आ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन होता है बेसिकली जब मूवमेंट ऑफ हीट की मूवमेंट होती है लिक्विड या गैस के अंदर। जैसे आपने एक पतीला रखा पानी का, ठीक है, गैस पर, नीचे इसमें गैस लगा दी। अब इसमें आपने देखा जो ऊपर पानी भरा हुआ है उस सारे पानी के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो गई। तो पानी के थ्रू या गैसेस के थ्रू हीट का मूवमेंट होना, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। सेकंड का थर्ड आ गया, सेकंड का थर्ड और ए का फर्स्ट। सी है रेडिएशन, अभी हमने पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट मीडियम, तो ये रेडिएशन का सेकंड हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट रेडिएशन, सेकंड। डी है सी ब्रीज। देखो, जब भी नाम ब्रीज के सामने आए तो यहीं से स्टार्ट होने वाली हवा। तो सी ब्रीज का मतलब है एयर मूव्स फ्रॉम द सी टू लैंड, तो इसका फोर्थ बिल्कुल सही है, सामने लिखा हुआ है। लैंड ब्रीज, एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, ये आपका फिफ्थ बिल्कुल इसके सामने ही लिखा है। इवेपोरेशन का मतलब है वाटर चेंजेस इनटू वेपर, बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन का मतलब है वाटर वेपर चेंजेस टू ड्रॉपलेट, सही बात है। जैसे आपने देखा कि आपने बहुत ठंडी पानी की बोतल, हवा ऐसी नॉर्मल ह्यूमिडिटी के टाइम पर, जब आप बरसात होती है, बरसात का मौसम आता है, तो आप ठंडी पानी की बोतल ऐसे रख दो तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो हवा में जो मॉइस्चर था, जो वेपर फॉर्म थी पानी की, वो जब इस पर टकराती है ठंडे पानी पर, तो उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है बेसिकली। तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है, और उसके ऊपर पानी आ जाता है बोतल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी इसका, ये सिक्स्थ है इसका आंसर, एफ जी का सेवन्थ है। और वाटर साइकिल मतलब कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर, नेचर के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट होती है ना जो पानी की, जैसे बारिश हुई पहाड़ों पर, पहाड़ों से नदियाँ निकली, पानी निकल के यहाँ पर आया, यहाँ से तालाब में आया, फिर यहाँ से पूरा समुद्र में चला गया, समुद्र से फिर पानी उठा बादलों में चला गया, बादलों से और फिर यहाँ से पानी समुद्र से और नदियों से पेड़ों में चला गया, पेड़ों से फिर पानी हवा में उड़ के बादलों में बन गया, बादलों से फिर बारिश होगी। तो ये क्या होगी, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर। तो 8th इसका आंसर है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। सेक्शन ई की तरफ आते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि मुश्किल नहीं होता, बस बड़ा होता है। क्वेश्चन 15th, ड्रॉ एंड नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का आपको, तो इसका डायग्राम हम कुछ इस प्रकार देखेंगे। देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ये बनाकर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका माउथ है, ये वाला हिस्सा, ये पीछे जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये जो जहाँ से नाल स्टार्ट हो रही है ये क्या है, ये आपका फेरिंग्स है, फिर एपिग्लोटिस, फिर टंग ऊपर थी, टीथ भी आपके सामने थे, माउथ आपको पता ही है, ऊपर बताया मैंने। एपिग्लोटिस ये नाल स्टार्ट हुई जहाँ से उसके नीचे, फिर एसोफेगस पूरी नाल के बीच वाला हिस्सा, लीवर आ जाता है आपका, इधर आपके स्टमक आ जाता है, और इधर आपके गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स,
ठीक है। और रेक्टम एंड एनस, इस तरह से आपका पूरा आप याद कर सकते हो, जैसे भी पूछा जाए वैसे आप कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर याद तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, देख देख कर 3 बार बनाओ और फिर 2 बार बिना देखे बनाओ, ठीक है। और वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करो। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। पहला पार्ट पूछता है अ ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर ये तो हो गया डिस्टेंस, स्पीड क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। एंड देन 180 किलोमीटर एट, फिर प्लस 180 किलोमीटर जाती है किस स्पीड पर, फिर जाती है स्पीड पर 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। इससे पूछा गया कि व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया गया था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर पहले चले हो, फिर 180 किलोमीटर चले तो कितना हो गया 300 किलोमीटर हो गया। और टोटल टाइम कितना है पहले 60। अच्छा टाइम देखो, टाइम सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या देखी, स्पीड निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर पहले इसका टाइम निकालेंगे, इसके लिए टाइम निकलेगा कैसे, स्पीड की वैल्यू क्या है 60, डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे 120 डिवाइड बाय टी एज इट इज़ रखेंगे। अब टी यहाँ से ऊपर गया और 60 नीचे आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा टी इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 60। तो 60 2 120 होता है तो टाइम आ गया 2 आर। तो टोटल टाइम में पहला टाइम कितना है, पहले उसको लगे 2 आर और फिर दूसरी बार उसको कितना लगा। देखो ये प्रॉपर तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे देखो कि 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका गिवन। फिर आप गए 180 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये भी है गिवन। ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस। टाइम टेकन इन फर्स्ट केस इक्वल टू स्पीड, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम गया ऊपर, स्पीड आई नीचे, तो क्या बन गया, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। टाइम कितना निकल गया, डिस्टेंस कितना था फर्स्ट केस में 120 और स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 2 जा मतलब कि टाइम आ गया आपका 2 आवर इन फर्स्ट केस। टाइम टेकन इन सेकेंड केस सेम उस तरह से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और हमें निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू टी ऊपर गया यहाँ पर और स्पीड नीचे आ गई तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था सेकंड केस में 180 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी सेकंड केस में 90। तो टाइम कितना लगा, ये भी 90 2 जा 180 होता है, 0 से 0 गया और 9 2 जा 18, तो सेकंड केस में भी 2 आवर। टोटल टाइम कितना लगा 2 आवर। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है आपको पता है 120 प्लस 180, तो 120 प्लस 180 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 60 नहीं
टाइम कितना निकाला हमने, 2r एंड 2r, दोनों केस में 2r, तो 2 + 2 कितना हो गया 120 और 180 कितना हो गया 300 डिवाइड बाय 2 + 2 4, तो कितना आ गया 4 7 = 28 और 2 4 5 = 20, तो ये कट गया पूरा, तो 75 आ गया। एवरेज स्पीड क्या आ गई 75, एवरेज स्पीड आ गई आपकी 75 km/h। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना पूरा आंसर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया। और लास्ट एंड सेकंड ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला, इसको भी कर ही लेते हैं। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन होलो ब्रिक्स हेल्प इन इंसुलेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये आपको पता है, एयर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, तो कैसे आप कह सकते हैं हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन होलो ब्रिक्स हेल्प इन इंसुलेशन। मतलब तो जो खोखली ईंटों के अंदर हवा होती है, जो हवा होती है वह घर को गर्मी या ठंड से कैसे बचाती है, एयर इंसुलेशन का काम कैसे करती है। जो खोखली ईंटें होती है वो घर के अंदर ठंड और गर्मी से घर को कैसे बचाती है। तो कॉन्सेप्ट इस बात पर निर्भर करता है, जो इंसुलेशन होता है ना, गर्मी या ठंड को अंदर बाहर जाने से रोकता है, जो भी इंसुलेशन होता है। और वो इंसुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे मैंने बताया था ना, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर, वैसे ही एयर इज़ पुअर। तो अगर एयर पुअर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका मतलब है एयर के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और अगर एयर के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी और ब्रिक्स के अंदर एयर है, क्योंकि ब्रिक्स होलो हैं, अंदर से खोखली हैं, तो एयर के थ्रू गर्मी पास नहीं होगी और अंदर तक गर्मी नहीं पहुंचेगी, अंदर तक ठंड नहीं पहुंचेगी। तो इसी तरह से होलो ब्रिक्स के अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं। ये एयर पॉकेट्स हीट के फ्लो को स्लो कर देते हैं, तो गर्मियों में बाहर की हीट अंदर नहीं जाती, सर्दियों में अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती, घर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, और इसको प्रॉपर आंसर आप कैसे लिखोगे कि द एयर प्रेजेंस इन होलो the air presence in hollow bricks act as an insulator. Because air is a poor conductor of heat, the trapped air reduces the transfer of heat, keeping the building cooler in summer and warmer in winter। देखो, अगर ये पॉकेट हवा, इसके अंदर हवा है, ठीक है, और इस तरह की ही ब्रिक्स हैं सारी, इसके अंदर भी हवा है, तो जो गर्मी आई इस तरफ से और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, रुक गई, इस तरफ नहीं आ पाई। ठीक है, और बाहर से अंदर नहीं जा पाई। और सर्दियों में क्या हुआ, अंदर कमरे में से वो हीट इसके अंदर से बाहर नहीं जा पाई, यहाँ पर नहीं जा पाई। तो इससे क्या हुआ कि सर्दियों में यहाँ पर अंदर गर्मी बनी रही और गर्मियों में अंदर ठंडक बनी रही। तो इस तरह से ये काम करता है एज एन इंसुलेटर का। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से हम आपकी क्लास के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते रहेंगे। मिले रहें, जुड़े रहें, और जो भी नए बच्चा है उनसे रिक्वेस्ट है आप सभी फैमिली मेम्बर बन जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट्स में कोई भी बात करते हो तो भैया बोला करो, सर मत बोला करो। मिलते हैं आपसे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। बहुत फंबल हो गया आज के लिए इतना काफ़ी है।